डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस की। आपने प्लस वन क्लास में स्टार्टिंग में ही इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ही आपने 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी होती हैं। उनमें से एक जो था दैट वाज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। हम आज उन्हीं न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करने जा रहे हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने प्लस वन में पढ़ी थी, बट उस फेज पे बच्चे को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो प्लस वन क्लास के स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स में ही कवर की जाती है। तो बच्चा जो है उसको विजुअलाइज नहीं कर पाता कि बेसिकली पढ़ाया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। न्यूक्लियस तो सुना होता है बच्चे ने, न्यूक्लियर फोर्स भी समझ जाता है, बट आगे जो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती हैं तो वो उनको कोरिलेट नहीं कर पाता है। आज हम जो है उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को और उनमें कुछ और एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हुए सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करेंगे रिगार्डिंग द न्यूक्लियर फोर्सेस। सो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द न्यूक्लियर फोर्स, उसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद हम वन बाय वन बात करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ध्यान से देखें बेटा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आपके बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। सो सबसे पहले हम न्यूक्लियर फोर्सेस की डेफिनेशन देखते हैं, क्या है वो। न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ attraction which held together the nucleons। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि न्यूक्लियन क्या होते हैं, ठीक है। इन द टाइनी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, in spite of strong electrostatic forces of repulsion between protons। अब इसको डिस्कस करते हैं, है क्या ये। देखो, इसमें कुछ बातें जो मैंने अंडरलाइन की। सबसे पहली चीज जो है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो अट्रैक्टिव इन नेचर होती हैं। प्लस वन में हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि वो अट्रैक्टिव क्यों होती हैं। अब न्यूक्लियॉन्स भी मैंने बताया हुआ है आपको एक वीडियो में कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब वो ये कहना चाहता है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो अट्रैक्टिव हैं इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। क्योंकि हमें पता है बेटा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हो गए, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे प्रोटॉन्स पे, वो आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन। क्योंकि हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो वो ये कहना चाहता है कि प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी एक्ट कर रही है, बट वो रिपल्सिव फोर्स के कंपैरेटिवली जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। इस चीज पे ध्यान देना है बेटा आपने। तभी बोला जाता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो सभी न्यूक्लियॉन्स को विद इन द न्यूक्लियस बाउंड करके रखती हैं। आगे चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। देखो बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट बिटवीन ए पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स, a pair of protons, and also between a neutron proton pair with same strength। This shows that nuclear forces are independent of charge। आपको प्लस वन में सीधा सीधा ये बताया जाता था कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होती हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। वो कहता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, उसके बेसिस पे ये 3 तरह की फोर्सेस होती हैं। मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस भी आगे 3 तरह की होती हैं। मुझे पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो एक फोर्स तो वो है जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट कर रही है। दूसरी फोर्स वो है जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक्ट कर रही है। और तीसरी जो है दैट इज एक्टिंग बिटवीन ए न्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। ये वाला चीज देखो जरा, ए न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर। और ये भी ध्यान देना कि तीनों के बीच पे जो ये तीनों तरह की फोर्सेस हैं, इनके बीच में जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। उसने लिखा है देखो, विद सेम स्ट्रेंथ।
क्लियर है? इससे पता लगता है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज हैं, क्योंकि चार्ज पे तो डिपेंडेंट नहीं कर रही, उनका मैग्नीट्यूड जो है वो चार्ज डिपेंडेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट पे अगर हम चलें, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। हमने पढ़ा हुआ है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हैं। थर्ड पॉइंट पे अगर हम चलें तो न्यूक्लियर फोर्सेस आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस। शॉर्ट रेंज में मतलब क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस है एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस, तो वो कहता है कि ये विद इन द न्यूक्लियस ही एक्ट करती हैं। जैसे न्यूक्लियस से बाहर होगा तो वो डिसअपियर हो जाएंगी, मतलब वो एक्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी जो रेंज है दैट इज ओनली अप टू द न्यूक्लियर रेडियस। ठीक है, न्यूक्लियस की रेडियस तक है। फोर्थ पॉइंट अगर देखें तो न्यूक्लियर फोर्सेस शो सैचुरेशन प्रॉपर्टीज। अब सैचुरेशन का मीनिंग क्या है ये समझ आना चाहिए हमें। देखो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, उनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो ये कहना चाहता है कि जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, उसमें न्यूक्लियॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बट कौन से न्यूक्लियॉन्स, ये चीज ध्यान देनी है। तो वो ये कहना चाहता है ईच न्यूक्लियॉन इंटरेक्ट्स विद इट्स इमीडिएट नेबर्स ओनली। ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियॉन यहां पड़ा है और एक यहां पड़ा है, वो इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। वो अपने नेबरहुड से, जो नेबर में उसके न्यूक्लियॉन पड़ा है, उसी के साथ क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, सीधा सीधा हम बोलेंगे, क्योंकि इंटरेक्ट बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो अट्रैक्टिव होती हैं। तो ये न्यूक्लियॉन इस न्यूक्लियॉन के साथ जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, अट्रैक्टिव। और जो दूर पड़ा हुआ न्यूक्लियॉन है उसके साथ कोई भी फोर्स नहीं एक्ट करेगी उस कंडीशन में, क्योंकि ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब अपने नेबरहुड वाले न्यूक्लियॉन से ही इंटरेक्ट करेगा, मतलब उनके बीच में ही क्या लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो भी होगी न्यूक्लियर फोर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस में, कहता है न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। दिस शोज दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। बड़ी आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। देखो, पहले तो बात करते हैं नॉन सेंट्रल। नॉन सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो दो बॉडीज के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उस लाइन के अलोंग एक्ट नहीं करते। ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। अब इस चीज को कैसे याद रखा जाए, बड़ा सिंपल है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। बट यहां पे क्या है बेटा, न्यूक्लियॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होता। मतलब कोई न्यूक्लियॉन कहीं मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमें पता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, विच आर डिपेंडेंट ऑन पाथ। क्लियर है, जो पाथ फॉलोड पे डिपेंडेंट होती हैं उनको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोला जाता है। और उसके बाद है न्यूक्लियर फोर्सेस आर डिपेंडेंट ऑन स्पिन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसमें सबसे मेन चीज जो ध्यान देनी है बेटा, उसने ये तो बता दिया कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो स्पिन या एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंडेंट हैं। तो उसमें वो बताना चाहता है कि जो न्यूक्लियॉन्स की स्पिन पैरेलल है, ध्यान से सुनना, जो न्यूक्लियॉन्स की स्पिन पैरेलल है उनमें जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दोज न्यूक्लियॉन्स जिनकी स्पिन एंटी पैरेलल है। दोबारा रिपीट कर देता हूं इसी को। जिन न्यूक्लियॉन्स की स्पिन पैरेलल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियर फोर्स, वो ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू द न्यूक्लियॉन्स जिनकी स्पिन एंटी पैरेलल है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की,
that is nuclear forces are due to exchange of pi mesons between the न्यूक्लियॉन्स, मतलब जो वेरियस न्यूक्लियॉन्स हैं उसमें प्रोटॉन भी आ गए, न्यूट्रॉन भी आ गए, तो उनमें जो न्यूक्लियर फोर्सेस वो एक्ट करती हैं वो किस वजह से हैं? दे एक्ट बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ पाई mesons। हम देखेंगे कि जो पाई mesons होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और एक्सचेंज ऑफ पाई mesons की वजह से या एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से ही न्यूक्लियर फोर्स को हम एक्सचेंज फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये याद रखना है आपने। अब मैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो 9th कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे तो एक और कैरेक्टरिस्टिक हम बात कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, और अब उसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो बताती है कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, उसके बेसिस पे फोर्स एक्ट करती है। क्लियर है? कोई अब जैसे वेरियस न्यूक्लियॉन्स हैं, किसी के बीच में, किन्हीं दो के बीच में कितना डिस्टेंस है, किन्हीं दो के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, तो वो ये बताना चाहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे वेरी करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे इन नेक्स्ट पॉइंट। तो ये लास्ट पॉइंट क्या कहता है बेटा? वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस विद डिस्टेंस between nucleons is not exactly known. However, what researchers observed, क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया? फर्स्ट पॉइंट कहता है इसमें, न्यूक्लियर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल व्हेन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज मोर देन 10 फर्मी। मतलब अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस 10 फर्मी से ज्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगी, या मैं ये बोलूं कि एक्ट ही नहीं करेंगी। फिर उसके बाद कहता है व्हेन न्यूक्लियॉन्स आर ब्रॉट क्लोजर, मतलब अब हमने उनके बीच का डिस्टेंस कम करना शुरू किया। ठीक है जी, तो न्यूक्लियर फोर्सेस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग डिस्टेंस, बट यहां पे ध्यान देना है कि वो तब भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करेंगी। थर्ड पॉइंट कहता है अगर उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, बहुत कम मतलब 0.8 फर्मी से भी कम हो जाए, तो वही जो फोर्सेस सेकंड पॉइंट में अट्रैक्टिव हो रही थी अब वो क्या हो जाएंगी? दे विल बिकम स्ट्रांगली रिपल्सिव। कहने का मतलब ये है कि 10 फर्मी से ज्यादा होगा तो फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है, या नेग्लिजिबल होगी। अगर 0.8 से 10 फर्मी के बीच में रहेगा न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस तो वो अट्रैक्टिव रहेंगी फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होंगी। और अगर 0.8 फर्मी से कम हो गया न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस तो दे विल बिकम रिपल्सिव, स्ट्रांगली रिपल्सिव। ठीक है बेटा, तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे इस वीडियो में। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लर्न वट एवर इज बीइंग टॉट टू यू इन दिस वीडियो बेटा। टेक केयर, पढ़ते रहें बेटा।